कहाँ से दो बस पुराने जमाने में नाच नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो हाथों से ही ऐसे काटता पुराने जमाने की दादी अम्मा ने कैंची लिया हुआ है। फूटी का टेम्पर रपट करने का केचा था, उसका हाथ में वो पहुंच गया कैंची। देख बेटा ऐसा करते हैं इतना काम करते हैं। पहाड़, जंगल, महिलाएं, ये 3 शब्द आंखों के सामने पेड़ों को घेरे खड़ी उन औरतों की तस्वीर ला देते हैं जिनका हिमालय में 50 साल पुराना आंदोलन चिपको के नाम से जाना जाता है। अजीब बात है, दुनिया भर में प्रकृति के साथ औरतों के गहरे रिश्ते को दिखाने के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है, पर सच तो ये है कि गौरा देवी जैसी इन महिलाओं के संघर्षों की पहचान न पुरुष प्रधान समाज में तब थी और न आज है। आज भी संसाधनों को बटोरने, जमीन कमाने, परिवार चलाने, सामाजिक दायित्व निभाने में जो श्रम औरतें झोंकती हैं उसका कोई हिसाब नहीं। जबकि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां भूगोल, प्रकृति और समाज के बीच की कड़ियां इसी मेहनत पर टिकी हैं। एक ऐसा ही क्षेत्र है पश्चिमी हिमालय की चिनाब घाटी का शीत मरुस्थल लाहौल। यहाँ देखो सोने का पत्ता। लकड़ी, सूड़ी, झाड़ू होता है भूज का, वो ले आते हैं हम। और क्या लेना, दूसरा होता है बूटे में नहीं हो, देख लटका हुआ केला जलाने के लिए वो ले आते हैं हम। हाँ। गाय के नीचे बिछाते हैं ना, फिर वो गोबर के साथ मिक्स होके मेल बनता है और फिर जाता है खेतों में। खाद के तौर में जाता है ना, सूट ज्यादा से ज्यादा लाते हैं लोग। एक ज़माना था जब 11,000 फुट की ऊंचाई पर बैठी ऊंचे बर्फीले पर्वतों से घिरी इस घाटी से आना जाना ही मुश्किल था। दूसरे पहाड़ी इलाकों की तरह यहाँ भी प्रकृति और जीवन प्रवाह का अटूट हिस्सा थे। यहाँ चारों ओर फैले बड़े बड़े चारागाह मैदान, यहाँ के जंगल और खेती। कैसा काम है यहाँ, ऐसा ऐसा करेंगे इसको। देख कितना अच्छा हो गया, अब सूखा हो गया। देख सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद यह मानना गलत होगा कि यहाँ के निवासी दुनिया से कटे रहे। लाहौल में इतिहास के अलग अलग दौर में अलग अलग समुदाय यहाँ आके बसे, फिर चाहे वो बुद्ध को पूजते हों या देवी देवताओं को। हिमाचल के दूसरे इलाकों से घुमंतू पशुपालक घाटी में मौसमी चराई के लिए हर साल आते रहे। यही लाहौल में मौजूद विविध जीवन साधनों और परंपराओं का सबूत है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का मैं स्थायी निवासी हूँ। लाहौल स्पीति में भेड़ जुगाड़ने के लिए आया हूँ और नीचे गर्मियों में मैं पठानकोट जाता हूँ, पंजाब। हाँ जी। या लाहौल में आप किन महीनों में आते हैं? मैं जून जुलाई में लाहौल में रहते हैं सर हम। हाँ जी, हाँ जी। मारना इनको भाई, वो मार 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 भाई, मारना मारना भाई मारना। और आप ये
कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? एक 4 बुजुर्गों से जी। हाँ जी। मारना इनको। चलो आगे को ले चलते हैं, आगे को चलो, आगे को ही चलो। हाँ नहीं आगे को चलते हैं, चलो। आगे चलो। हिमाचल में कहीं कुल्लू से लेकर के अपना अपना अलग है, आंगड़ा वगैरह सबसे अलग है। नहीं अपना लाहौल वालों का बोली होगा, मेरे ख्याल 5-6 बोली होगा। हमारा किन्नौर वालों का पता नहीं, उनका एक ही होगा। उस वक्त 1976 से पहले तो यहाँ रोड था ही नहीं, घोड़े भी नहीं थे, बिल्कुल पैदल ही जाते थे, पीठ पर ही आते थे, सारा सामान बिल्कुल सब हर कुछ। उसके बाद 1976 के बाद फिर घोड़ा चलने के योग्य बना कुछ एक रोड। उसके बाद फिर गाड़ी चली नहीं, तभी लोगों को सुविधा हुआ। नहीं तो वे उस आज़ाद जैसा, मेरे को तो वो ज़माना अच्छा लग रहा था। स्वतंत्र कोई निश्चय कोई कुछ नहीं, बस अब ऊपर से जहाज जा रहे हो तो सारा खाना खाते समय निकल जाते थे जहाज देखने के लिए, है ना। खाना छोड़ करके निकल जाते थे हम लोग, है ना, सारे परिवार। अपना था जौ, गंदम, आलू, काठू बिजाई करते थे। अपना कोई परचेज करने का कोई नहीं था, सिर्फ फर्स्ट में तो कुल्लू भी नहीं जाते होना, यही सब कुछ अपना उसी में डिपेंड होता होना। उसके बाद काफ़ी सालों के बाद हमारा फादर वगैरह दादा वगैरह फिर जाते थे बेड़ ले करके कुल्लू तो भुंतर तक जाते होना, बेड़ पर लाद करके वो लाते थे, क्या कहते हैं, चावल और गंदम वगैरह, है ना, वो लाते थे वहाँ से खाने के लिए। राशन, नमक सबसे ज़्यादा मेन तो नमक लाते थे, बाकी खाने के लिए तो गंदम तो यहीं वो हो जाता था अपना पैदावार। सिर्फ चावल और नमक के लिए जाते, तेल सरसों का तेल बस। पिछले कुछ दशकों में लाहौल वासियों के रहन सहन में तेजी से बदलाव आए। जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद एक तरफ शिक्षा और कुछ नौकरियों के अवसर खुले, तो दूसरी तरफ सरकारी विकास नीतियों और बाजारीकरण ने नकदी फसलों को आजीविका का आधार बनाया। 2020 में रोहतांग टनल खुलने के बाद अब लाहौल में टूरिज्म की तरफ भी झुकाव हो रहा है। पर आज जब हिमालय बढ़ते निर्माण और ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है, तो नए अवसर के साथ कई खतरे भी लाहौल में दस्तक दे रहे हैं। ये पूरा पहाड़ी गिर गया। में लैंडस्लाइडिंग हुआ था, पानी सारा ब्लॉक हो गया था, उसको जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल 1-2 घंटा अगर और रुकता तो हमारा गांव तो शायद चले ही जाता, क्योंकि आप लोगों को पता है लाहौल में सब जगह रेतीली मिट्टी है, पक्की मिट्टी वाली है नहीं कहीं पे भी ना। उस टाइम पे लग रहा था कि बस ये तो सब गए ही है। हम लोग गाँव के हैं, सबको पता है कि हम लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े हैं। अगर खेत है चाहे इतना सा भी चला जाए तो दुख होता है ना, तो फिर पूरे के पूरे खेत डूबे हुए थे, बहुत लग रहा था। हाँ, जो ये पल्ले साइड है 2 घर दरिया पार, वो तो पूरा डूब ही गया था। जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम। यहाँ की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो करीब 2.6% पर स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप 4 साल पहले की बात करते तो ये केवल 6 महीने के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता था और 6 महीने के लिए ये पूरा तरीके से बंद हो जाता है। गांव हैं बड़े छोटे छोटे हैं और एक स्कैटर्ड फॉर्म में है। ये किसी नदी के बैंक के आसपास ये बसे हुए हैं। उधर ही चारों तरफ इन्होंने कुछ छोटे मोटे खेत बनाए हुए हैं। इस क्षेत्र में केवल 6 महीने की खेती यहाँ पर पॉसिबल है। बेसिकली यहाँ का काफ़ी एरिड क्लाइमेट है और ड्राई है, और जो पूरा वेजिटेशन है ये केवल 3% जोग्राफिकल एरिया में है।
ये लोग फॉरेस्ट, लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर, इन तीनों के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस थी और इसी से अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। अब ये क्षेत्र जो है धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये खुलने से क्या हो रहा है कि एक तरीके से काफ़ी बड़ी अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पर आने वाली है। अब हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक उच्च हिमालय क्षेत्र है और यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। चाहे अब एवलांचेस के इंसिडेंसेस हों, लैंडस्लाइड्स हों, ये सब इंसिडेंसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आज के दिन ये ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जंगल जो भी जितना भी जिस क्षेत्र में जंगल है वो बचें। हम लोग 1 सितंबर को जाते हैं और 10 ही दिन जाते हैं हम लोग जंगल में। इस 5 दिन हम लोग 5 दिन छोड़ी लाते हैं और 5 दिन हम लकड़ी लाते हैं। जंगलों में हम लोगों ने मशीनें बंद रखी है। जो सूखी लकड़ियां हैं हम लोग सिर्फ वही लाते हैं, हरा पेड़ नहीं काटते। बाकी हम लोग कुछ नहीं। 1 सितंबर हम लोगों ने डेट रखा होता है, 1 सितंबर से 10 दिन तक जाते हैं हम लोग, बाकी आगे पीछे नहीं जाते। लकड़ी ले आते थे ना, ये बूटे में चढ़ के छांग करके सारे नीचे, फिर इसको बंद किया। फिर अब हम जाएंगे गिरे हुए लकड़ी को, फिर वहाँ जाएंगे इकट्ठे करेंगे चिट्टी से कि कितना टोल है, फिर ऐसा ढेरी बनाएंगे हम ऐसा लाइन में 3-4 दिन जाके ढेर बनाएंगे। उसके ऊपर फिर हम लिख के चिट डालते हैं, जिसका चिट पहले आया उसका लाइन में निकालते रहेंगे वो ढेरी, फिर बराबर आएगा ना सारे पब्लिक को। महिलाओं द्वारा वनों के इस्तेमाल पर रोक, जिसमें जंगल को साल भर बंद कर निश्चित समय के लिए नियमित रूप से खोला जाता है, ये प्रबंधन प्रक्रिया घाटी में एक नहीं बल्कि कई गांवों में देखने को मिलती है और लोगों ने बताया कि इसकी शुरुआत 40-50 साल पहले हुई। 1999 में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई थी और उस साल जैसे हमारी पूरा लाहौल वैली में ही ग्लेशियर आया था। फिर जैसे हमारे बिलिंग में भी गांव के सीधा ऊपर से यहाँ पे भी ग्लेशियर आया, मगर इतना डैमेज हुआ मकानों का, मगर ऐसे कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुआ। उसके बाद फिर लोगों ने क्या किया, उस वक्त पूरा लाहौल में वो हाहाकार मच गया। फिर उस वक्त उसके बाद सब लोग इकट्ठे हुए, यार क्यों ना इसको हम जंगल को बंद किया जाए ताकि हमारा इन फ्यूचर जो हमारा कोई ग्लेशियर का वो खतरा ना है। वही उस बेस्ट और सबसे पहले वही रहा, उसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व ये महिला मंडल रहे, दूसरे तो थे ही, गांव वाले भी सारे वो हो गए। फिर उसके बाद ये सब ने ये किया भाई नहीं काटेंगे बिल्कुल। वनों की रक्षा की ये मुहिम सिर्फ एवलांच से बचाव करने की नहीं थी। एक ऐसा वक्त था कि लाहौल की संस्कृति में अमूल्य शुकपा प्रजाति के जंगल धीरे धीरे कम होने लगे थे। अब शुकपा वाला तो हमने रोक लगा के रखा, जैसे महिला मंडल में हमने रखा हुआ है, कोई भी मतलब फालतू लाएंगे तो 1000 रुपये जुर्माना, मतलब एक दिन ला सकते हैं। मतलब जैसे हम धूप वगैरह जलाते ना, वो शुद्ध मानते हैं। सुबह जब सुबह धूप निकलती है तब हम बाहर निकालते हैं, वो आग में थोड़ा वो शुकपा डाल के मतलब शुद्ध मानते हैं। उसको काटने में सामने रोक लगाया हुआ है, अभी भी लगाया हुआ हमने महिला मंडल और युवा मंडल ने। मतलब एक दिन से हम ला सकते हैं, 1 किल्टा जैसे 1 बोरी, ज़्यादा मतलब नहीं काटने का वो रखा हुआ है, पाबंदी रखा हुआ है हमने। जब ये डिस्ट्रिक्ट बनी ना तो उस दौरान लकड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम था, उस दौरान कटान जो है बहुत हो गया वृक्षों का, खास करके ये देवदार ना सेल करते थे ना उस वक्त कमाने के लिए, तो कटान को देखकर काफ़ी जंगल खाली हो गए थे उस वक्त, बिल्कुल खाली हो गया था। छोटे छोटे रह गए थे, वो मोटे मोटे सारे काट दिए थे, कुछ गिर गए कुछ काट दिए। पहले तो एक तो यही ना कि गवर्नमेंट के ऑफिस में भी तो लकड़ी दी था गवर्नमेंट का, फिर जिम्मेदारों सेक्शन था, जिम्मेदारों फिर अपना कोई हो तो कोई कुछ सही नहीं, इसी को काट के बेचने लगे। फिर इनकम था गवर्नमेंट का भी कोई लकड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई फॉरेस्ट का भी नहीं था।
कुछ ऐसे हाँ जी, फिर गाँव से लेना है, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं ऑफिस में हो, गाँव से खरीदना है। फिर लोगों ने काटने शुरू कर दिया अपना थोड़ा और थोड़ा लेट हो गया, उसी से ख़त्म हो गया। यहाँ तो बहुत लोग आते थे लोट से लेकर मुलिंग तक सिसुला शोरे दे कदी लांदा तो तुरे टीडी सैंक्शन जहाँ मर्जी हो जाता है इनका टीडी सैंक्शन यहाँ फॉरेस्ट वालों का। फॉरेस्ट दे देगा तो हमारा नहीं चलता था ना उस टाइम, फिर उनका मर्जी टीडी सैंक्शन करके ले आएगा तो फिर ले जाना ही पड़ता है उनको। फिर एक सैंक्शन होता है उसके साथ फ्री जाता है 2-3, चोरी छुपी ले जाते हैं लोग काम आने रात फिर इसलिए बंद किया हमने आज तक। अब तो टीडी बंद है पूरा। इस नियंत्रण प्रक्रिया के अलावा लकड़ी चारे की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लाहौला समुदाय ने पारंपरिक रूप से गांव घरों के आसपास बेली के जंगल भी लगाए, जिसे अंग्रेजी में एग्रोफॉरेस्ट्री भी कहते हैं। जब हम शुरू में आए थे यहाँ होता ही नहीं था का बूटे, जैसे अभी जो हम वो जलाने के काम करते थे ना, वो बूटे नहीं होते थे। यहाँ के लोग पहले परे जंगल में जाते थे कि वहाँ से काट के जाना, बस खत्म करना, दूसरी बार फिर जाना जंगल, ये दरिया टप के पार। तब हमारे पिताजी लाए हुआ वहाँ से ढो के लाते थे हम बेली का पौधे यहाँ लगाना। तब हमारा देखा देखी तब लोगों ने भी लगाना शुरू कर दिया, तो बहुत हो गया था यहाँ भी जंगल। नकदी फसलों की खेती और 80 के दशक में एलपीजी गैस और डिपो से लकड़ी की सप्लाई के बाद लोगों की वनों पर निर्भरता में बदलाव आया, खासकर लाहौल की ऊपरी घाटी में, जहां एक तरफ जंगल कम थे तो दूसरी तरफ विकास का प्रभाव ज़्यादा। लेकिन वनों के साथ स्थानीय लोगों के संबंधों में उतार चढ़ाव को समझने के लिए इतिहास में और पीछे झांकना ज़रूरी है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो जैसे पूरा अगर ये वाला जो पूरा हिमालयी क्षेत्र में भी देखें, कहीं पे भी देखें, तो यहाँ पर क्या था कि पहले जब अगर हम राजा का ज़माने का देखें तो राजा तो ये मानता था कि जंगल की ज़मीन मेरी है, मालिक भले ही राजा होता था, लेकिन वो ग्राउंड में उनकी प्रेजेंस उतनी नहीं होती थी। उसका जो जंगलों का जो मेन प्रबंधन था, उसकी सुरक्षा थी और उनका उपयोग था, वो लोकल कम्युनिटी करते थे। लेकिन जब अंग्रेज़ लोग इधर आए तो उसके बाद एक इसमें बड़ा बदलाव हुआ, क्योंकि उस समय अगर हम देखा जाए तो रेलवे और शिप बिल्डिंग का बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा था, तो उसके लिए टिम्बर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये जंगलों को कहीं ना कहीं इन्होंने हड़पना, लोगों से हड़पना शुरू किया एक तरीके से। अब ये था कि एक जंगल ये ले तो रहे हैं, अब इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गठन किया और ये जो पूरे फॉरेस्ट थे उसको अपने अंदर लेने के लिए इन्होंने एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जिसके तहत इन्होंने दो प्रकार के फॉरेस्ट का प्रावधान रखा है, एक रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और उसमें भी क्या किया कि रिजर्व फॉरेस्ट में तो उन्होंने लोगों के अधिकार बहुत कम कर दिए, और प्रोटेक्टेड एरियाज़ में थोड़े ज़्यादा दिए, लेकिन ये सभी कंसेशंस के रूप में लिए, ना कि ये लोगों के राइट्स थे। और ये जो धीरे धीरे जो लोगों का जो इस्तेमाल है, एक तरीके से ये है कि इसको कम करना है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक तभी से कंसर्न है, वो हमेशा एक तरीके से कंजर्वेशन का एक नाम लेके ये चीज़ करता था कि भाई नहीं, कंजर्वेशन को लेके हम आपके ये राइट्स कम कर रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप यहाँ पर बीआरओ वालों का है, सरकारी और बहुत सारा यहाँ पर है, तो ये सारा हमारा जंगल काट के ले जाते फॉरेस्ट वाले, आंखें बंद करके बैठे रहते। हमारे लोग अगर इकट्ठा करें तो फिर तलाशियाँ लेने पहुँचे। हमारे घर में आ जाइए, जब उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनानी होती है किसी को नहीं पूछते, वो जाके लकड़ी निकाल लेते हैं, अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। ना डीडी ने इतने बड़े बड़े इनके जो ट्राले हैं ना जी,
हर दूसरे दिन भर भर के लकड़ जाते हैं, वहाँ खुला फूका जाता है सर्दी में। इनको ये सरकारी इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ये लाए व्यवस्था करें अपनी। हमारे जंगल क्यों तबाह, हमारे क्या हाजिर है, और फॉरेस्ट वाले इस पे देखें और बिल्कुल नहीं देखते। हमने थोड़ा सा काट दिया तो उसी टाइम हम अगर जंगल जाएंगे सीधा लाख 1.5 लाख सीधा, कोई टेंशन नहीं। वन संरक्षण का हवाला देते नीति कानूनों ने इस मान्यता को बढ़ावा दिया कि स्थानीय लोगों से ही जंगल को खतरा है, कि पीढ़ियों से चले आ रहे जंगल चारागाह के उपयोग बंद होने चाहिए। जबकि सच तो ये है कि अंग्रेज़ों के समय से व्यावसायिक होड़ ने वनों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और पिछले कुछ ही सालों में तेज़ विकास की धारा में शहर और उद्योग बनाने के लिए बिना रोक टोक वन भूमि को हड़पा गया, जिससे देश में लाखों परिवार अपनी ज़मीन और जंगल से बेदखल होते रहे। अभी कितनी दिक्कत हो गई, आपने थोड़ा जैसा खड़ा किया था, बयान ले रहे थे, देखो ना। कौन थे ये जंगलात वाले सबसे ज्यादा तंग तो ये करते हैं सर हमारे को। अब क्या करें, हम भेड़ू भी बंद करना पड़ना सर, ये बहुत बुरा काम है। कैसे करें इस काम, ये नहीं छोड़ते। अब अच्छी जा प्लांटेशन कर देना इन्होंने, हर चीज़ बूटे लगा देना, फिर वो कर देना, फिर हमने भेड़ू भी कहाँ छुड़ाना। फिर आस्ते आस्ते सर ये काम अब खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये है बात। जंगलात वाले क्या कहते हैं आपसे? जंगलात वाले कहते हैं कि मतलब बेरिया हमा चुका हो ना, हमने बूटे लगाने हैं ना, बूटे प्लांटेशन करनी है, बूटे लगाने, बूटे खा लेगी भेड़, ये है बात है। पर कहीं ऐसे भी मतलब जो कर देते हैं, बूटे लगाते नहीं, ऐसे बंद करके रखना है इन्होंने, बूटे नहीं लगाते हैं खुद, ऐसा भी बंद करके और ड्रवा और खाने पीने की सिस्टम होता है। पूर्व में देखा जाए तो जैसे DDP वगैरह प्रोग्राम है तो हमको दिखता नहीं है यहाँ पर कुछ भी उसके माध्यम से कोई काम हुआ हो, आज भी वो काम सरवाइव कर रहा हो, ऐसा किसी भी गांव में हमको दिखता नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत ही मैसिव फंडिंग हुआ और प्लांटेशन पर तो बहुत ज़्यादा उसमें काम हुआ, लेकिन वो प्लांटेशन आज हमारे को कहीं दिखता नहीं है। और बहुत ऐसे जगह पर कर दिया गया जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं थी, जहाँ पर उन प्रोजेक्ट को मतलब गांव के साथ कोलैबोरेट नहीं किया गया। ये जो DDP का प्लांटेशन है सन 1995 में किया गया है, तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाया गया था, लेकिन अभी एक भी कामयाब नहीं हुआ। इसका कारण तो मेन यही है कि हम पानी की उपलब्धता नहीं हो पाई, क्योंकि पानी बहुत दूर था, पाइपों के माध्यम से लाया गया तो पहुंचा नहीं समय पर, तो उस बेली को जो है पानी लग नहीं पाया, तो इस वजह से यहाँ पर हो नहीं पाया ये प्लांटेशन कामयाब। अच्छा, ये दूसरा एक और जंगल है हमारे, जो ये जो मैं बताऊँ, ये जो बताया था थांगतंग का है हमारे गांव एरिया का, इस थांगतंग जगह जो दूसरा जो एरिया है देखो वहाँ जो दिख रहा है, जहाँ पर अच्छी खासी ग्रीनरी है, वहाँ पर जो है लगभग 95% सक्सेसफुल है जंगल, उसमें मैंने कि बहुत अच्छा प्लांटिंग हुआ है। उसका मेन कारण ये है कि वहाँ से जो है 2 पानी के कूल आते हैं। पहले तो शायद निचले साइड से था जी प्लांटेशन, जहाँ से पेड़ दिख रहा है, फिर उसको बढ़ाया गया, ऊपर तक पहुँचाया गया, ऊपर से जो बाउंड्री दिख रही है। अब यहाँ पर जो है पूरा मैंने 100% जो सक्सेसफुल है। गाँव की भागीदारी इसमें ज़्यादा रही, क्योंकि सबसे मेन कारण ये बता दीजिए, ये नियर था, ये दूर था, इसका यहाँ पहुँचना मुश्किल था, इसका हेड ऑफ सोर्स भी पानी का दूर है। आज के दिन वन विभाग को काफ़ी बड़ी इंटरनेशनल फंडिंग्स आ रही हैं क्लाइमेट चेंज से जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनके मिटिगेशन के लिए, और कई जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वहाँ पर भी दिखता है कि जो लोकल कम्युनिटी का जो ज़्यादा रोल है वो एक तरीके से वो ऐसे डेली वेज लेबरर है। कितना पैसा आया, किस चीज़ में खर्च होना है, क्या करना है, उसमें कोई भी डिसीजन मेकिंग रोल में न जो महिलाएं उन जंगलों का सुरक्षा कर रही हैं उनका है, न वहाँ की कम्युनिटी का है। इस ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने और वन भूमि पर मालिकाना हक लेने के लिए देश के कई आदिवासी और अन्य संगठन लगातार संघर्ष करते रहे। तब जाके 2006 में संसद में FRA या वन अधिकार कानून पारित हुआ।
वन भूमि पर लोगों की निर्भरताओं और स्थानीय संरक्षण के प्रयासों को कानूनी मान्यता देने वाला ये अधिनियम आज भी हिमाचल जैसे राज्यों ने ठीक ढंग से लागू नहीं किया। विशेष तौर से जो मिथ है, जो शिमला में बैठे हमारे अधिकारी लोग हैं, जो हिमाचल के जो समाज है, जो लाहौल स्पीति के बारे में ये सोच रखता हो कि जो वनों पर आश्रित है वो आश्रित अब ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि वनों पर आश्रित हुए बगैर हम लोग रह नहीं सकते, क्योंकि भेड़ पालक हम हैं और घोड़ा पालन आज भी करते हैं, मवेशियों का पालन आज भी करते हैं, क्योंकि खेती किसानी के साथ ये तो चौली दामन का साथ है। तो ऐसे में जो वनों पर आश्रित है, क्योंकि हम अपने जितने भी मवेशी हैं उनको हम जंगलों में चराने ले जाते हैं, जो सिंचाई के लिए जो पानी आता है वो सब जंगलों से होकर ही हमारे खेतों तक पहुंचता है। तो ऐसे में जितने भी हमारे दुर्लभ जड़ी बूटी है वो भी तो इन्हीं जंगलों में पाया जाता है, जो कि स्वारिकपा जो अमची चिकित्सा पद्धति है, साइंस ऑफ हीलिंग जो अमची चिकित्सा पद्धति है, उसके लिए जो भी जड़ी बूटियाँ तैयार होती है वो इन्हीं जंगलों में तैयार होता है। तो इन्हीं जंगलों से ही हम लोग निकालते हैं उस चीज़ को। तो वनों पर जो डिपेंडेंसी है वो हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये सोच कि मतलब ये जो FRA जो है, जो नीचे के प्लेन्स के जितने भी ट्राइबल एरियाज है वहाँ ट्राइबल जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है उनके लिए बनाया गया था, वो बिल्कुल गलत है। जब भी इस देश में कोई संसद में कोई अधिनियम पारित होता है तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में होता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी आते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट को इन्हीं आबादी को लेकर, खासकर जनजातीय आबादी को लेकर जो है इस एक्ट को बनाया गया था। उसमें जो राइट्स हमारे प्रिजर्व किए गए थे उसके साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज़ भी दी गई थी। अभी आप लोग पूरे लाहौल स्पीति के अंदर घूमे होंगे तो जहाँ राइट्स की बात है वो तो हमें अभी उस तरह से मिल नहीं रहे, लेकिन जो ड्यूटीज़ हैं वो बरसों से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी डिपेंडेंसी वहाँ फॉरेस्ट के ऊपर है तो उसको कैसे प्रिजर्व करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे, कोल्ड डेजर्ट है हमारा यहाँ पे, वेजिटेशन बहुत कम है, जंगल भी बहुत कम है। तो इस सीमित सोर्स को कैसे बचाए रखना है, इसके लिए हमारी समाज जो है बहुत इसमें बड़ी अच्छी पहल के साथ आगे आया है। लेकिन हम देखते हैं वन अधिकार कानून की जानकारी यहाँ पे पहले नहीं थी, लेकिन कुछ सालों पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद जो लोगों के जो एनक्रोचमेंट्स थे, लोगों के जो आबादी जहाँ पे लोगों ने मकान बनाए थे या खेत खलियान जहाँ पे बनाए थे, उसको जो है खाली करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई थी, लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे गए थे। तो ऐसे समय में एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी और लोगों को जो है वन अधिकार कानून जो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर है, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए हैं, इसकी जानकारी हुई और उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ यहाँ पे और लोगों ने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी। बिजली पानी बंद कर दिया था सरकार की, जमीन के ऊपर बिजली पानी बंद कर दिया था। इस वजह से हम लोगों को मेजोरिटी करके पूरे लाहौल का वो करना पड़ गया। तो बिजली पानी बंद हो गए थे, उसके बाद जाके पता चला ना जी, तो ऐसा FRA के एक्ट में प्रशासन द्वारा तंग करके कब्जे छुड़ाए। उसके तो हमारे पास पूरा जैसे वीडियो वगैरह सारा कुछ है। पहले जैसे जहाँ यहाँ कब्जे थे ना पार लाहौल में, जहाँ से आप इस साइड फॉरेस्ट है वहाँ कब्जे थे, सारा कुछ था। वो वहाँ की जो FRC के तहत जो दावा किया गया था ना, वहाँ भी दावे किए हुए, पर वो हटाएंगे हैं वहाँ से ना, फॉरेस्ट द्वारा ज़बरदस्ती हटाए हैं। वहाँ भी वो ढांचे सारे हैं और उसके प्रमाण भी है, वो हटाया हुआ है। वहाँ तो वो 10-12 लोगों के वहाँ पे वो तो 75 से पहले के कब्जे हैं लोगों के। ये कब हटाए? ये 13 में। और फिर छोड़ दिया आपने वहाँ? छोड़ दिया, पूरे सरकारी हटा दिया कि कोर्ट में डाल देंगे, सस्पेंड कर देंगे, पुलिस आ गई। कुछ लोगों ने रखे हुए बेचारों ने ना, 2-3 लोगों ने कब्जा रखा है अभी भी। वो थोड़ा सरकारी जॉब में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कब्जे जैसे कैसे कोर्ट में लड़ रहे, वो भी उनकी कोर्ट में पेशेंट चली है उनकी भी ना। और जो सरकारी एम्प्लॉयज जैसे थे थोड़े, उन लोगों को डरा धमका के हटा दिया गया। शुरुआती दौर में तो राज्य सरकारें यही मानने को तैयार नहीं थी कि हिमाचल में भी इस कानून की ज़रूरत है। बाद में जनजातीय मंत्रालय के दबाव पर पूरे राज्य में गांव-गांव में सरकार ने FRCs या वन अधिकार समितियां बना तो दी, पर दावेदारों के लिए योग्यता साबित करने की ऐसी शर्तें लगा दी जो कानून में कहीं लिखी नहीं और जायज़ दावों को भी कागजों में उलझा के रख दिया। बस 5-6 घर होने जिनका वो हुआ पक्का हुआ,
उस वक्त ऐसा बोल के पक्का नहीं किया भाई इनके घर में नौकरी है। नौकरी क्या होना, छोटे छोटे थे, अभी पक्का भी नहीं हुए थे उस वक्त तो लोग ऐसे ही थे, कॉन्टेक्ट पर भी नहीं थे, ऐसे ही थे, फिर भी पक्का नहीं किया। कागज पत्नी कितने बार ले गए उन्हें के लोग, कितने बार वापस लाया वो कागज। जब हमारे घर बाढ़ में गया तब दिया हुआ है सरकार ने हमको, यहाँ घर बनाओ तब बनाया हुआ है, तब गाँव बसा हुआ है, नई बस्ती तब बसी हुई है यहाँ। 90 के दशक से मयार घाटी के इस गांव के घर और खेत हर तीसरे चौथे साल बाढ़ से तहस नहस होते रहे। आपदा से विस्थापन के बाद मजबूरी में वन भूमि पर किए कब्जे भी अवैध घोषित किए गए। एफआरए के सहारे ये बेदखली रुक गई और कुछ परिवारों को व्यक्तिगत पट्टे भी मिले। पर 2005 के बाद बचा कुचा गांव भी 2 बार बाढ़ की चपेट में आ गया। राज्य सरकार के नौतोड़ नियम के अनुसार ऐसे परिवारों को ज़मीन अलॉट हो सकती थी, पर गांव की बची हुई ज़मीन भी वन विभाग के पास है। यहाँ से सारा फॉरेस्ट एरिया में आता है। वो लोग तो हम लोगों को 1 इंच तक, गाय बेटू तक नहीं ले जाने देते, पूरा बंद किया हुआ है। यहाँ से ऊपर को तो तार तूर लगा के पूरा फिट किया हुआ है। वो लोग तो हम लोगों को कदम तक रखने नहीं देते, गाय बेटू भी नहीं घुसने देते हैं। कब्जा कहाँ करना, गाय भेड़ क्यों नहीं घुसने देते वहाँ? आप लोगों ने जो पौधे लगाए होते हैं ना, उन्होंने फॉरेस्ट वालों ने जो पौधे लगाए होते हैं वो खा लेते हैं गाय बेटू, इसलिए गाय भेड़ पालना मुश्किल हो गया। घास कहाँ से पूरा करना, घास पूरा करना भी मुश्किल हो गया। अब खरीदने वाले आ रहे, आधे आधे लोग को बेच रहे हैं। आप क्या करना है, क्या देना, उनको भी तो चाहिए पेट पालने के लिए। सर्दी भर 6 महीने का आप खर्चा चाहिए ना उनको भी, गाय बेटुओं को भी। जब 1980 में वन संरक्षण कानून आया तो उसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई भी वन भूमि को गैर वानिकी कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आपको केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसके कारण क्या हुआ कि पूरे ट्राइबल क्षेत्र और पूरे मतलब हिमाचल में ही जो नौतोड़ की ज़मीन मिलती थी, मीन्स नौतोड़ एक हिमाचल प्रदेश सरकार का एक नियम है जिसमें यह कहा कि जो भी लोग भूमिहीन हैं, नॉन ट्राइबल बेल्ट में अगर किसी के पास 10 बीघा से कम ज़मीन है और ट्राइबल बेल्ट में 20 बीघा से अगर कम ज़मीन है तो उसको कोई भी जो खाली पड़ी ज़मीन है वो उसको उसमें नौतोड़ के तहत उनको वो दी जाएगी। तो 1980 के बाद ये नौतोड़ भी बंद हो गया। उदयपुर उपमंडल की बात करें तो यहाँ पर नौतोड़ के बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। 82 के बाद नौतोड़ किसी को मिला नहीं है। तो ये बिल्कुल आप तहसील कार्यालय में जाओगे तो बिल्कुल जम्बल्ड हो गया। कुछ को उन्होंने फारसी के केसेस में डाल दिया, कुछ को नौतोड़ में। तो मिल किसानों को कहीं से भी लाभान्वित हो नहीं पा रहे। मेरे दादाजी आगे ठोलों से आके यहीं बसे और इनसे मांगा उन्होंने, वहाँ में थोड़े जीने के लिए दो बोल के, तो उन्होंने थोड़ा करके दे दिया। बाकी इनके साथ दादाजी ने बहुत काम किया। काम करने के बाद फिर जो ये ज़मीनें नहीं फिर जाके मिला हुआ हमारे को नौतोड़। मेरे को लगता है ये एक आधा कुछ खेत होते थे, बोला खुद ही खुदाई किया दादी और मेरे दादाजी ने। तो धीरे धीरे जो करते करते फिर जैसे जैसे इनके पास नौकरियाँ करते गए वैसे वैसे जो है उन्होंने खुदाई की यहाँ पे। तो इस तरह चलता रहता था। वो भूखमरी मची रहती थी कि भाई उस टाइम वक्त ऐसा होता था ना कि भाई भूख ज़्यादा होती थी तो काम जो है शायद ऐसा करना पड़ता था इधर उधर जाके। हमने खुद देखा वो, ये कुछ नहीं छोटे छोटे खेत होते थे। सबसे ज़्यादा हमारे जो 1-2 खेत है ना नीचे वाले जो मैं पानी लगा रहा हूँ, बिल्कुल इतने यहाँ से यहाँ होते थे। यहाँ हम गेहूँ लगाते थे, गेहूँ कटिंग करना हमने कटिंग रात को आते थे दीदी वगैरह, उनके साथ हम भी छोटे छोटे होते थे। तो फिर हमारे जो ये आपके ये बेल वगैरह या गाय वगैरह इकट्ठे करना, फिर बीच में डालना, फिर रात को गुड़ाई करना उनके साथ, उनको दुड़ाना चारों तरफ पे। मम्मी को मिला हुआ थोड़ा सा, उसमें तो राइट है क्योंकि वो 5-6 बीघा है, वो मम्मी को मिला हुआ है तो वो तो है। लेकिन उसमें भी क्या हो गया कि जैसे स्लाइड वगैरह हो गए नहीं, वो दब गए, स्लाइड भी हो, बाकी ऐसा रोड वगैरह निकला तो उससे भी दबे हुए हैं। तो उतना क्या मेरे ख्याल 1-2 खेत, 2 के 3 खेत हुए, वो बिल्कुल ही हुआ है छोटे छोटे। फारसी का तो वही बता दिया नहीं मैंने,
जहाँ तक ये 2-4 टोल के लिए तो इनके लिए तो सही रहा ना, मैं उसको भी गलत नहीं ठहराऊँ क्योंकि एफआरसी का कोई गलत है बोल के। अब लगा टाइम लगा लेकिन उनका भी क्लियर हो चुका है। वैसे देखा जाए तो बेटर हमारे लिए तो वैसे नौतोड़ वाला ही ठीक है। नहीं यहाँ वैसे तो लैंड होल्डिंग सभी के पास में बहुत ही कम है, और जहाँ विषय आता है हमारे दलित भाइयों का, आप एक बार सर्वे करके देख लीजिए, आपको हैरानी होगी। कई कई लोगों के पास तो अब विश्वों में और विश्वासियों में तक भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अच्छे से याद है पिछली सरकार ने एक बार कहा था कि नौतोड़ भूमि मिलेगी, तो लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किए, उसमें से मैंने भी दिया था क्योंकि हमारे पास भी लैंड होल्डिंग कम थी। मगर जैसे वो फाइलें वहाँ जमा हुई उसके बाद तो कुछ पता भी नहीं लगा, आज दिन तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई इस विषय पे बात नहीं हुई। आप उस चीज़ को तो रहने दीजिए, यहाँ भी अभी भी कई लोगों के छोटी छोटी जगह पे 2-2, 3-3 बिस्वे पे ज़मीन मकान बने हुए हैं। अभी तक तो उन्हीं के केस सेटल होने में बहुत समय लग रहा है। कानून कायदे बनाना सरकार के हाथ में है। उसे लगता है कि ये बहुत पिछड़ा समाज है, इनके पास लैंड होल्डिंग नहीं है, तो ऐसे में वो सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, वो तो डिपेंडेंट सरकार के ऊपर है। और आपको मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि एक दलित आदमी अपने हित के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए लड़ भी तो कितना सकता है। ऐतिहासिक न्याय और बराबरी के सवाल केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी चुनौती बन के खड़े हैं। हाशिए पर वही समुदाय हैं जो ज़मीन के मालिक नहीं, जिनके पास सार्वजनिक जीवन में फैसले लेने के मौके नहीं, पर समाज और अर्थव्यवस्था को चलाने का बोझ इन्हीं के सर पे है। कभी खेत में, कभी घर में, किचन में, क्या क्या बहुत कुछ काम है जी हमारे को। 1 मिनट भी चैन नहीं है, अंदर बाहर सब कुछ कर लेती है ये औरतें। हाँ जी, महिला मंडल क्या काम करना, हमने थोड़ा सा मीटिंग करते हैं, कभी गांव का साफ सफाई रखते हैं, जंगल को बचाते हैं। हम लोग फिर महिला मंडल सारे इकट्ठे होके जब शादी होता है गांव में, वहाँ जाते हैं, वहाँ का हर काम हम लोग कर लेते हैं महिलाएं। हाँ जी, महिलाओं को हर जगह अब अगर होम स्टे है आपका तो वहाँ खाना बनाना है, अगर कमर्शियल एग्रीकल्चर जो आ रहा है तो उसमें काफ़ी समय एग्रीकल्चर में देना पड़ता है, और इसके अलावा कई ऐसे सामाजिक और दायित्व होते हैं जो महिलाओं को पूरे करने पड़ते हैं। तो महिलाओं पे देखा जाए ये पूरा जो जंगल बचाने का है, ये उनके कंधों पर एक तरीके से ये एक भार है। महिला मंडल ने हमने साफ सफाई के लिए हर महीने में हम एक बार मीटिंग होती है, तो हम हर उसमें 3-4 दिन के बाद हम सफाई करना शुरू कर देते। अब सफाई कर देंगे फिर फेंका जाता किनारे, जैसे मर्जी पानी के बोतल फेंके होते, शराब के बोतल, बियर्स के बोतल वगैरह फेंके इधर उधर, फिर दोबारा बुरा हाल है ना। जब हम सोचा 1 तारीख को मीटिंग है, फिर हम 3-4 दिन के बाद फिर हम साफ करेंगे, ऐसा सोच के। अब कितना करना हमने भी साफ ना। अब आजकल तो हमारे को काम भी वैसे ही है ना, क्योंकि सीजन में 2-2, 3-3 बार तो मतलब ये हमारे गोभी है, उनको निंदाई में रह जाता हमारा ही, तो वो है थोड़ा है। तो टनल का फायदा भी है, नुकसान फिर बहुत ज्यादा है हमारे लिए ना। मतलब इसका नुकसान तो पूरे लाहौल को होगा। जैसे टनल के बाद बर्फ पड़ना कम हो गया, अब डैम होने के बाद तो पता नहीं और कुछ क्या क्या होगा। डैम बनने के बाद उत्तराखंड की तरह प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसी ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे हमारे, है ना। तो मतलब हर तरह का वो होगा, पोल्यूशन। संगम में बहुत बड़ा तीर्थ मानते हैं, बसवा वगैरह सारा यहाँ पे वो करते हैं, पूरा लाहौल का यहाँ करते हैं ना, गंगा की तरह।
किन्नौर की स्थिति हमने देख ली है पहले ही, प्रोजेक्ट एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आजकल जो झेल रहे हैं, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो या भू संकलन हो, आप देख ही रहे हो हर जगह लैंडस्लाइडिंग होता है। हर तीसरे चौथे दिन लैंडस्लाइडिंग किन्नौर का आ ही रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा लाहौल जो है इस त्रासदी से गुजरे। इसके लिए तो पूरा जो हाइट में उनको तो शायद उतना नहीं लगेगा, उनको लग रहा होगा कि नहीं इन लोगों को हाँ करना चाहिए, पर हम लोगों को नहीं लगता कि हमें हाँ करना चाहिए, क्योंकि दरिया के आसपास है, कभी पानी बंद भी होगा, कभी ज़्यादा भी छोड़ेंगे तो खतरा तो हम लोगों को है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि ना लगे। बेशक फ़ायदा हो भविष्य में, पर नुकसान भी तो उससे ज़्यादा होगा ना। इसलिए हम चाहेंगे कि हम तो विरोध में ये कि ना लगे। HPCL मुर्दाबाद, HPCL मुर्दाबाद। जो हिमाचल प्रदेश के अंदर और विशेषकर ये ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो अभी आपको पता होगा कि लगभग 50 मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्रस्तावित यहाँ किए हैं, तो उन पे ये कैसे करेंगे जबकि लोगों ने विरोध करना तो अभी से शुरू कर दिया। लोग सरेआम कह रहे हैं कि हम जो हमारी जो फ्री फ्लोइंग रिवर है, यहाँ का जो इकोलॉजी है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, उसको हम छेड़खानी उसमें नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके परिणाम जो भयावह होने वाले हैं। लेकिन सरकार की इंटेंशन तो कुछ और है। वो तो इन प्रोजेक्टों के माध्यम से करोड़ों रुपये भरना चाहती है, अपने जेब भरना चाहती है। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास इस बात को लेकर है। अदरवाइज उनका क्या टकराव है ट्राइबल एरियाज़ के राइट्स को लेकर। अगर हमारे खेत, अपनी ज़मीन पर हमारे खेत हैं बने हुए जिससे हमारी अर्निंग्स हो रही हैं, तो उससे उनको उनके पेट में दर्द क्यों है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी नज़रें जो है इस तरह के रिसोर्सेज पर है। और कल दिन जब फॉरेस्ट राइट एक्ट को लोग समझ जाएंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होगी, तो आप तो यहाँ पे एक पत्थर भी नहीं हिला पाओगे। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, उनकी किसी की भी मनचाही नहीं है कि इस तरह के कानून जो है इस तरह के इलाकों के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार वन भूमि की मालिक बन के वन संरक्षण और विकास दोनों के नाम पर पूंजी कमा रही है, जबकि जल जंगल जमीन की रखवाली की भूमिका महिला मंडल निभा रहे हैं। ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि वन भूमि पर हक आखिर किसका है। जंगलों को मालिक तो उनको ही होना चाहिए ना, जो वहाँ के वो है, जो गांव के पास ही है ना, गांव वासी, उनका हक होना चाहिए ना। हमारे हद में है तो हमारे है ना, हम कर सकते हैं ना कुछ भी। माँ बाप से ज़्यादा प्यारा है जंगल, अदरवाइज जंगल ही नहीं होता तो हम लोग कैसे जीता है। ये जंगल हमारे, हम ही यूज कर सकते हैं। कुछ लाने का, अब लकड़ी लेने का होगा तो लकड़ी ला सकते हैं, कोई मेडिसिन प्लांट हो ले सकते हैं, हर चीज ले सकते हैं। हम प्यार से लेंगे ना जी, अपना फ्रेंड से मिलके। ये जंगल तो हमारा ही है, किसका होना नहीं। हाँ हमारा ही है। ऐसा होता है ये